वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 28 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के बारे में है। गवर्नेंस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके जरिए सरकार अपनी सर्विसेज को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकती है और अपने फंक्शंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अगर ये काम बेहतर तरीके से हो तो उसे गुड गवर्नेंस कहा जाएगा। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 को इसी मौके पर रिलीज किया गया। इसे किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है ये आपको जरूर से याद रखना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस DARPG जो काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस के तहत। आई रिपीट, इसे प्रिपेयर किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा। कई बार इंडेक्स से सीधे प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि इसे किसने रिलीज किया। आपको याद होना चाहिए ये एक बाईएनुअल एक्सरसाइज है, यानी कि साल में 2 बार इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वही रहता है कि हम एक क्वांटिफिएबल डेटा तैयार कर सकें जिसके जरिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सके और स्टेट गवर्नमेंट को आपस में कंपेयर किया जा सके। सिमिलरली यूटीज को भी कि वो बढ़िया तरीके से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि नहीं, अच्छी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि नहीं, ताकि गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सके। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में 10 सेक्टर और 58 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया। 58 इंडिकेटर्स तो ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन 10 सेक्टर्स मैं मेंशन करना चाहूँगा। दोज आर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो ये 10 सेक्टर्स हैं जिन्हें कवर किया गया। किसको क्या रैंक मिली ये भी आप जान जाइए। यहाँ पर 4 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं रैंकिंग पर्पज से। अदर स्टेट्स कैटेगरी 1 या कैटेगरी ए कह लीजिए, अदर स्टेट कैटेगरी बी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स एंड यूटीज। अदर स्टेट कैटेगरी ए में टॉप किया है गुजरात ने। इसके बाद रैंकिंग रही महाराष्ट्र और गोवा की। ग्रुप बी में टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। उसके बाद नंबर राजस्थान और छत्तीसगढ़ का रहा। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। उसके बाद नंबर मिजोरम और उत्तराखंड का रहा। यूटीज में टॉप प्लेस अवील किया है दिल्ली ने। तो ये तो रही रैंकिंग। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गोलान हाइट्स के बारे में है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने अभी हाल ही में ये कहा, इजराइल प्लान कर रहा है या इंटेंड करता है, ऐसी उसकी योजना है कि वो गोलान हाइट में रह रहे इजराइल के लोगों की संख्या को डबल करेंगे, यानी कि दोगुना कर देंगे, और एक $multi-million प्लान भी बनाएंगे जिसके तहत वो और ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे गोलान हाइट के इस रीजन में, ताकि इजराइल की होल्ड इस टेरिटरी में और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। कहाँ है ये गोलान हाइट और हम कहाँ बात कर रहे हैं? देखिए, ये है इजराइल, यहाँ पर है लेबनान, ये है सीरिया। ओरिजिनली गोलान हाइट का ये हिस्सा सीरिया का हुआ करता था, लेकिन 1967 में जब इजराइल और सीरिया के बीच में एक बैटल हुई, एक युद्ध हुआ, उसमें इजराइल ने इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है डार्क पिंक कलर में गोलान हाइट का, ये अभी इजराइल के पास है, यानी कि इजराइल इसे कंट्रोल करता है। ये एक रॉकी प्लेटू का एरिया है। मैप में देख सकते हैं, ये वेस्ट बैंक का इलाका है, यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप, ये इजराइल की ओरिजिनल लोकेशन, और ये है रीजन गोलान हाइट की। ये एक्चुअली में सीरिया और इजराइल के बीच की एक ज़मीन है जो सीरिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, लेकिन अभी इजराइल के पास है। गोलान हाइट को इजराइल ने 1967 के कॉन्फ्लिक्ट में कैप्चर किया था, एनेक्स किया था। 1981 में उन्होंने ऑफिशियली इसे इजराइल का हिस्सा बना लिया, जिसे इंटरनेशनली अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। कौन से देश या ग्रुप का क्या स्टेक है गोलान हाइट के ऊपर, ये मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगा। यूरोपियन यूनियन ने यह कहा कि गोलान हाइट पर जो कब्जा है इजराइल का, वो उसे किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अरब लीग, जिन्होंने 2011 के बाद सीरिया को अपनी लीग से सस्पेंड भी कर दिया जब वहां पर सिविल वॉर छिड़ गया, उन्होंने भी ये कहा कि गोलान हाइट को इजराइल के द्वारा कैप्चर किया जाना इंटरनेशनल लॉ के बियॉन्ड है। इजिप्ट, जिसकी पीस ट्रीटी हो चुकी है 1979 में विद इजराइल, उन्होंने ये कहा कि गोलान हाइट के रीजन को वो अभी भी सीरिया की टेरिटरी मानते हैं। इंडिया का क्या स्टैंड है? ऑब्वियसली इंडिया भी गोलान हाइट को इजराइल की टेरिटरी नहीं मानता, और इंडिया ये भी चाहता है कि इजराइल गोलान हाइट के इस एरिया को सीरिया को वापस कर दे। 2019 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि यूएसए इजरायली सॉवरेंटी को एक्सेप्ट कर सकता है गोलान हाइट पर, किया नहीं है, कर सकता है।
मतलब देखिए, वो तो प्रो इजराइल रहता ही है यूएस, तो उनका ये स्टैंड बिल्कुल समझने वाली बात है। बट दुनिया के ज़्यादातर हिस्से या देश गोलान हाइट को इजराइल की टेरिटरी नहीं मानते, यद्यपि ओरिजिनली ये इजराइल के पास ही है। यहाँ पर देखिए, लोकेशन और कंट्री को मैच करने को लेकर एक प्रश्न आया था 2018 के प्रीलिम्स में। एलेप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मोसुल पैलेस्तीन और मजार शरीफ अफगानिस्तान। पूछा गया था कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड है, और इसका सही जवाब है यहाँ पर बी, यानी कि 1 और 4। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ये दो पेयर्स करेक्टली मैच हैं और बाकी इनकरेक्ट हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस खुकरी के बारे में है। इसे 32 सालों की सर्विस के बाद अभी हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है, मतलब आईएनएस खुकरी की सर्विसेज अब हम नहीं लेंगे। आईएनएस खुकरी अपनी तरीके का पहला कॉर्वेट था, आई विल से मिसाइल कॉर्वेट था। मिसाइल कॉर्वेट क्या होता है मैं भी आपको बता दूंगा। इंडिजिनियसली बिल्ट का मतलब यह है कि इसे भारत ने खुद ही बनाया था, और ये अपनी तरीके का पहला था जिसे भारत ने खुद ही बनाया था। इसे मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा 1989 में बनाया गया था, और गोरखा ब्रिगेड जो है इंडियन आर्मी की, उनके पास ये आईएनएस खुरकी हुआ करता था जिससे वो सर्विसेज लेते थे। यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा मिसाइल कॉर्वेट का क्या मतलब है। सबसे पहले तो कॉर्वेट का क्या मतलब होता है। एक तो देखिए होते हैं फ्रिगेट। फ्रिगेट जो बहुत बड़े युद्धपोत होते हैं उन्हें कहा जाता है। कॉर्वेट ये फ्रिगेट की तुलना में छोटे युद्धपोत होते हैं। कुल मिला के होते ये भी वॉरशिप्स ही हैं, लेकिन छोटे होते हैं फ्रिगेट की तुलना में। मिसाइल कॉर्वेट क्या होता है, तो मतलब कॉर्वेट का हो गया। मिसाइल कॉर्वेट ऐसे कॉर्वेट्स को कहा जाता है जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है। मिसाइल की स्पीड तेज होती है ना, तो वो कॉर्वेट, वो युद्धपोत जिसकी स्पीड तेज होती है, उसे मिसाइल कॉर्वेट कहा जाता है। और ये अपनी स्पीड की वजह से ही काफ़ी खतरनाक भी बन जाते हैं। फर्दर इनके पास कंसिडरेबल फायर पावर होती है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमले कर सकते हैं, और इन्हें अपने आसपास के लिटोरल एनवायरनमेंट की अच्छी जानकारी होती है। भारत के पास वर्तमान में 4 मिसाइल कॉर्वेट्स हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। आईएनएस कामोर्ता, आईएनएस कैदमत, आईएनएस किल्टन और आईएनएस करावत्ती। देखिए, ये जो मिसाइल कॉर्वेट्स हैं, इन्हें इन चारों जिनको मैंने आपको नाम बताया, आईएनएस कॉर्मोट को 2014 में, कामोर्ता को 2014 में, आईएनएस कैदमत को 2016 में, आईएनएस किल्टन को 2017 में और आईएनएस करावती को 2020 में कमीशन किया गया। ये सारी बातें आईएनएस खुकरी और मिसाइल कॉर्वेट्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में है। हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर याद किया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ था इलाहाबाद में, जिसे आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ये लोकेशन उत्तर प्रदेश में है। मदन मोहन मालवीय जी एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर थे। आपको जानकर सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 4 ओकेशंस पे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। इसके अतिरिक्त वो एक हिंदी मैगजीन हिंदुस्तान के एडिटर भी थे। वो एडिटर थे इंडियन ओपिनियन के 1889 में। उन्होंने एक हिंदी वीकली भी स्टार्ट किया था अभ्युदय के नाम से, और एक इंग्लिश डेली लीडर वही रन करते थे एक हिंदी न्यूज़पेपर जिसका नाम हुआ करता था मर्यादा। जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या नेशनल लीडर्स हैं, उनके द्वारा चलाए गए किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन या जर्नल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी का फेवरेट पार्ट होता है ये, कभी ना कभी वो कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के आपके मुंह पे मार ही देते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय इंस्ट्रूमेंटल थे, काफ़ी की रोल उन्होंने प्ले किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फाउंड करने में, जिसे आज आप बीएचयू कहते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसकी अभी भी इसका एक फुल फॉर्म है। 1916 में उन्होंने इसे फाउंड किया था और 1939 तक वो इसके वीसी यानी कि वाइस चांसलर भी रहे। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, इस बात का उन्होंने सख्ती से विरोध किया था, और वो नहीं चाहते थे कि लखनऊ पैक्ट हो जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस आईएनसी एक साथ आए थे। फर्दर उन्होंने खिलाफत मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टिसिपेशन का भी सख्ती से विरोध किया था। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें पार्टिसिपेट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी उनके साथ गए थे। सरोजिनी नायडू जी भी गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे, ये आप जानते रहिए। इन्होंने गंगा महासभा की शुरुआत की थी ताकि गंगा नदी पर बनाए जा रहे डैम्स के कंस्ट्रक्शन को रोका जा सके। उनके अनुसार ये नदियों के फ्लो को कम करेगा और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने हमेशा अनटचेबिलिटी का विरोध किया और दलित को टेम्पल एंट्री मिले इसको सख्ती से एडवोकेट किया। जो कालाराम टेम्पल है नासिक का, महाराष्ट्र में, वहां पर इन्हें महामना का टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने उन्हें कर्मयोगी की संज्ञा दी थी। उनकी मृत्यु 84 वर्ष की आयु में 12 नवंबर 1946 को हुई। 2014 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और 2016 में इंडियन रेलवे ने वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस इन्हीं के ऑनर में शुरू किया।
ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो किसी भी लीडर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ताई खमती वॉर के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश के डिप्यूटी सीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि आप ताई खमती ब्रिटिश वॉर को इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करें। यहां पर देखिए, अभी इसके पहले तक पैका रेबिलियन को लेकर उड़ीसा की डिमांड रही थी कि इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए। अब यहां पर बात चल रही है ताई खमती वॉर को लेकर। ऐसे मुद्दे जरूर से आपके दिमाग में होने चाहिए। ताई खमती वॉर 1839 में होता है ताई खमती लोगों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। यह वॉर 2400 किलोमीटर ईस्ट जो उत्तर प्रदेश का मेरठ है वहीं से स्टार्ट होता है। इस वार के दौरान जो ताई खमती लोग हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स का सख्ती से विरोध किया और इस रेजिस्टेंस में 80 ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए, जिसमें कॉलोनल एडम वाइट भी था। इस कॉन्फ्लिक्ट में उसकी भी जान गई। ताई खमती लोग कौन हैं? ताई खमती लोग थेरवाद बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। इनकी संख्या 1 लाख के आसपास है, जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम के निवासी हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ और भी रिवोल्ट्स हैं जिनको अरुणाचल प्रदेश के डिप्यूटी सीएम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, जैसे कि बैटल ऑफ एंग्लो अबोर वॉर 1858 से 1911 के बीच में सीरीज ऑफ बैटल्स चली हैं। फर्दर वांचो ब्रिटिश वॉर जो कि 1875 में तिराप डिस्ट्रिक्ट में जो रीजन है वहां पर यह हुआ। अबोर्स को आज आदिस के नाम से पुकारा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश के बीच के हिस्से में रहते हैं और वांगचू सदर्न पार्ट में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्क बिशप डेस्मोंड तुतु के बारे में है। आर्क बिशप डेस्मोंड तुतु, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। आप इन्हें इस लिहाज से नोबेल पीस प्राइज ल्यूरेट बोल सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के एक बहुत ही की इंडिविजुअल रहे हैं जिन्होंने वाइट माइनॉरिटी रूल के अगेंस्ट में प्रयास किए। 26 दिसंबर को 90 वर्ष की आयु पूरी करके इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। साउथ अफ्रीकन एंग्लिकन क्लरिक थे जिन्होंने 1984 में रिसीव किया नोबेल प्राइज फॉर पीस, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थेड को खत्म करने के लिए प्रयास किए उसके लिए। इन्हें नेशन के कंसाइज के रूप में स्वीकार किया जाता है साउथ अफ्रीका में, जहां पर उन्होंने ब्लैक मेजॉरिटी और वाइट माइनॉरिटी के ऊपर जो एक प्रयास किए हैं एक कंसिलिएशन को लेकर, उसके लिए उन्होंने अपनी फेथ ऑन स्पिरिट के माध्यम से एक डिवाइडेड नेशन को जोड़ने का प्रयास किया। इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं। 1990s में तुतु जी ने साउथ अफ्रीका का एक आइडिया प्रोपोगेट किया था, द रेनबो नेशन। मेनली देखिए साउथ अफ्रीका में 2 कैटेगरीज में, एक व्हाइट्स थे एक ब्लैक्स थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता था। वो चाहते थे कि साउथ अफ्रीका में क्यों व्हाइट्स और ब्लैक्स ही होंगे, और भी नेशनलिटी के लोग और भी कलर के लोग वहां पर होने चाहिए। साउथ अफ्रीका एक डाइवर्स कंट्री बने जहां पर हर तरह के लोग होंगे, तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म हो जाएगा, अपार्थेड भी खत्म हो जाएगा। तो एक मल्टी कल्चरल कंट्री की कल्पना करते थे तुतु जी साउथ अफ्रीका के लिए, इसीलिए वो एक रेनबो नेशन बनाना चाहते थे। जो टर्म था वही था कि एक मल्टी कल्चरल साउथ अफ्रीका तैयार हो जहां पर अलग अलग नेशनलिटी के लोग एक साथ मिलकर रहें, और जो स्ट्रिक्ट डिवीजन है व्हाइट्स एंड ब्लैक्स का ये खत्म हो जाए। 1995 में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी ने उन्हें हेड ऑफ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का हिस्सा बनाया, ताकि अपार्थेड एरा में जो भी अब्यूजेस किए गए हैं उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में है, यानी कि भुला दिए जाने का अधिकार। ऐसी कई सारी स्थितियां हो सकती हैं जहां पर एक व्यक्ति कहना चाहेगा भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। आखिर ऐसा कोई व्यक्ति क्यों कहना चाहेगा? देखिए कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए पर्सन ए गलती से ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस उन्हें फाइन के लिए आता है, जिस पर वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक पुलिस इंडिविजुअल जो भी हैं वो नाराज हो जाते हैं। वो पर्सन ए का कॉलर पकड़ के घसीट कर उन्हें गाड़ी के बाहर लेकर जाते हैं। बाद में पर्सन ए शांति से बात करके अपना फाइन भर देते हैं और मामला निपट जाता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो कोई बना के यूट्यूब पे डाल देता है या उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है। मामला तो छोटा सा था और खत्म भी हो गया, लेकिन वो वीडियो हमेशा इंटरनेट पे पड़ा रहेगा और पर्सन ए जब भी उस वीडियो को देखेंगे ह्यूमिलिएशन फील करेंगे। वो इंसिडेंट उन्हें हॉन्ट करेगा। क्या वो नहीं चाहेंगे कि उस वीडियो को हमेशा के लिए इंटरनेट से हटा दिया जाए और उन्हें भुला दिया जाए कि ऐसा कभी कुछ हुआ भी था? लखनऊ का केस आपको याद है, जहां पर एक महिला ने एक कैब ड्राइवर को बैक टू बैक थप्पड़ मारे थे। क्या वो व्यक्ति कभी भी ऐसा चाहेगा कि ये वीडियो हमेशा इंटरनेट पे बना रहे और कोई भी उसे देखे? क्या वो नहीं चाहेगा कि उस वीडियो को हमेशा के लिए वहां से हटा दिया जाए? कुछ ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं, क्या बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं जहां पर कोई लड़का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए किसी लड़की के प्राइवेट मोमेंट या फिर प्राइवेट पिक्चर्स को पब्लिक डोमेन में रख देता है। ये काफी इंसल्टिंग होता है, ह्यूमिलिएटिंग होता है। क्या वो लड़की, क्या वो महिला नहीं चाहेगी कि उन पिक्चर्स को, उन वीडियोस को हमेशा के लिए इंटरनेट से हटा दिया जाए, भुला दिया जाए कि ऐसा कभी कुछ हुआ था, ताकि वो अपनी लाइफ को पीसफुली जी सके?
ये है राइट टू बी फॉरगॉटन। ये अधिकार होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कहा कि राइट टू प्राइवेसी का ही हिस्सा है राइट टू बी फॉरगॉटन, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ खास रोल नहीं है। जबकि कई सारे पिटिशनर्स का ऐसा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस संबंध में कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि पब्लिक डोमेन से ये सारी जानकारी मिटा दी जाए तो वो मिटा दी जाए। हालांकि ये इतना ईजी टास्क नहीं होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रा रिक्वायर्ड होगा। राइट टू फॉरगॉटन अलाउ करता है एक पर्सन को कि उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन से या इंटरनेट से हमेशा के लिए रिमूव कर दी जाए। ये कॉन्सेप्ट कई सारे देशों में या जुरिस्डिक्शंस में एक्सेप्टेबल है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने 2018 में अडॉप्ट किया जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आर्टिकल 17। उसका ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल डेटा को इरेज करवा सकता है। फर्दर, वैसे तो बाई लॉ राइट टू बी फॉरगॉटन को अभी भी इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन कई सारे जजमेंट्स में इसे राइट टू प्राइवेसी का ही हिस्सा बताया गया है। 2019 के मई में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जी ने, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से थी, उन्होंने राइट टू बी फॉरगॉटन को या राइट टू बी लेफ्ट अलोन को राइट टू प्राइवेसी का एक इनहेरेंट एस्पेक्ट कहा था। मतलब ये उसी का हिस्सा है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। और पिटिशनर लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इसके लिए एक लीगल प्रिंसिपल होना चाहिए, जिसके जरिए बाई लॉ अगर कोई व्यक्ति पब्लिक डोमेन से अपनी जानकारी हटवाना चाहता है तो हटवा सके। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन दीजिए। क्या आपको लगता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन इंडिया में हर व्यक्ति को मिलना चाहिए और इसके लिए एक प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी जानकारी हटवा सके इंटरनेट से? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर से लिखिएगा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट टू प्राइवेसी के संबंध में एक प्रश्न 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अप्रोप्रिएटली किस स्टेटमेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है? सही ऑप्शन सी है आर्टिकल 21, जहां पर फ्रीडम की गारंटी दी गई है पार्ट 3 में। ये इसी का हिस्सा है, तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। रिवीजन करते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स नीति आयोग ने प्रिपेयर किया। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से शुद्ध रूप में गलत है, बिकॉज इसे प्रिपेयर किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा। मैंने 2 बार रिपीट करके आपको बताया था इसे। गोलान हाइट इजराइल और यमन के बॉर्डर पे है, गलत है। इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पे है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। आईएनएस खुखरी मिसाइल कॉर्वेट है, पहला इंडिजिनियसली बिल्ट था, दैट्स ट्रू। पंडित मदन मोहन मालवीय आईएनसी के पार्टिसिपेशन को सपोर्ट किया इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लेकर, गलत है, इन्होंने इसका विरोध किया था। ताई खमती वॉर 1839 में हुआ, ताई खमती लोगों के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, दैट्स ट्रू। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।